जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्नर अलायंस पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में राजनीति विज्ञान के पेपर के बाद ही उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, तो मैं बिना समय गंवाए आपके सामने लेकर के आया हूँ राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का उत्तर पत्र या सॉल्यूशन। इसे देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है या जो गलतियां हमसे हुई हैं तो उन्हें कैसे सुधारा जाए। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए द लर्नर अलायंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टा पेज, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का पेपर हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमारे पेपर की शुरुआत होती है सबसे पहले प्रश्न से, सही विकल्प या ओटी के साथ में। तो सही विकल्प में पहला आया था छुआछूत का अंत किया गया है, तो इसका सही आंसर है हमारा समता के अधिकार द्वारा। समता के अधिकार में 5 प्रकार के अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो जो अनुच्छेद 17 है, जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता का अंत करना, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है या ऐसे मानना कानूनी अपराध घोषित किया गया है, तो समता का अधिकार। दूसरा प्रश्न है कृषि को संविधान की सूची में शामिल किया गया है। तो हमें 3 प्रकार की सूची बताई थी, तो कृषि जो है हमारा राज्य सूची का विषय है। कृषि से संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकार को प्राप्त है। इसी प्रकार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। तो ये कथन सभी को पता होगा, केवल महात्मा गांधी ही ऐसे कथन दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो साउथ अफ्रीका के अग्रणी काली नेता नेल्सन मंडेला की किताब का नाम है स्वतंत्रता की लंबी यात्रा या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक कौन सा अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब है राजनीतिक अधिकार। चूंकि राजनीति की प्रक्रिया है तो वही हमारा राजनीतिक अधिकार ही होगा। राजनीतिक अधिकार में ही हमें मतदान करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार और अपना राजनीतिक दल या पार्टी बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो सही जवाब है 1789 में। आगे आते हैं सही खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला हमारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, सही जवाब है 395। जो कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो यही सही जवाब माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी खालिस्तान मौलिक अधिकार है। तो इसका एक सही आंसर कह पाना मुश्किल है थोड़ी सा। ये बुनियादी अधिकार भी कह सकते हैं कि बुनियादी मौलिक अधिकार है। और दूसरा अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो इसके दोनों जवाब हो सकते हैं, स्वतंत्रता या बुनियादी। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय को परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति है जो, वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यही इसका जवाब है, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है खालिस्तान समानता लोकतंत्र का आधार है। तो राजनीतिक समानता ही लोकतंत्र का आधार है। अगला प्रश्न है किताब का नाम आया है द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। तो इस पुस्तक के रचयिता या लिखने वाले लेखक हैं एल टी हॉब हाउस। एल टी हॉब हाउस, लियोनार्ड टी हॉब हाउस। अगला प्रश्न है नागरिकता प्रकार की होती है। तो नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल या एकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता। फिर आता है सत्य असत्य। तीसरा प्रश्न है हमारा सही गलत बताइए। तो पहला है गुप्त मतदान प्रणाली बड़े राज्यों में सफल हो सकती है। बिल्कुल सही जवाब है, गुप्त मतदान प्रणाली कहीं भी सफल हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रत्याशी को पता नहीं होता है कि उसे किसने वोट दिया है और किसने नहीं। गुप्त रूप से मतदान किया जाता है।
दूसरा, नौकरशाही कानूनों की अवज्ञा नहीं करती। नौकरशाही कभी भी कानूनों की अवज्ञा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी विशेषता ही है कि वह कानून द्वारा शासित होती है और कानून और नियमों के हिसाब से अपना काम करती है। तीसरा, संसदीय समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक J.S. मिल हैं, बिल्कुल सही। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही किताब लिखी है ऑन लिबर्टी। और बेहतर जिंदगी जीने के लिए अधिकार आवश्यक है, बिल्कुल सही। तो जिसने सभी सही लगाए हैं उसका सब सही होगा, बाकी जिसने भी एक भी असत्य कर दिया है तो वो गलत है। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा, सही जोड़ियां मिलाइए। सही जोड़ियां में खंड का और खंड खा दिए गए हैं। पहला है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, तो 389 सही है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। नंबर 2, मध्य प्रदेश का मानव अधिकार मुख्यालय, तो अधिकांश कार्यालय हमारी राजधानी में होते हैं, तो इसका आंसर है भोपाल। भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या है, तो इसका सही जवाब होगा आ 25। हमने कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय होता है, परंतु कभी कभार दो राज्यों या कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के भी एक हाई कोर्ट बना दिया जाता है। अतः भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। नंबर 4, संघात्मक सरकार, तो इसका सही होगा बा। संविधान की सर्वोच्चता, संघात्मक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि यदि कोई विवाद होता है तो उसका समाधान संविधान ही करेगा। अगला प्रश्न है फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो ये म्यांमार की आंग सांग सूकी की आत्मकथा है, भय से मुक्ति, तो सही जवाब है सा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, सीधे सीधे सही है। और एकहरी नागरिकता, ये भारत में पाई जाती है। इस प्रकार ये नंबर आपको दे दिए गए हैं, आप मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता है भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई, तो ये है 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। इसके पहले मतदान 21 वर्ष की आयु के बालकों को दिया जाता था, परंतु अब 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल किस संवैधानिक अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की चर्चा करता है। और वर्तमान तक भारत में 3 बार अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया गया है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसे ही हम कहेंगे प्रधानमंत्री। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यह कथन किसका है, तो यह कथन कहा है जीन जैक्स रूसो। रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वह चारों ओर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अगला है रंग भेद की नीति का संबंध किस देश से है, तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। कुछ कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका में भी रंग भेद था, परंतु विशेष रूप से जो है वो साउथ अफ्रीका में रंग भेद से संबंधित कानून बने हुए थे, जिसे नेल्सन मंडेला ने समाप्त करवाया। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। इसी दिन मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा हुई थी। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकता संबंधी कानून कब बनाया गया, तो इसका सही जवाब है 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित करके हमने नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के विस्तृत रूप से नियम बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समता के अधिकार का अर्थ बताइए। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिसके द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश या मूल के भेदभाव बिना समान रूप से कानून का संरक्षण और विधि के समक्ष समानता प्राप्त होगी। इसका उद्देश्य
प्रत्येक नागरिक के साथ भेदभाव को समाप्त करके समता मूलक समाज की स्थापना करना है। इस प्रकार समता के अधिकार में विधि के समक्ष समानता, अवसरों की समानता, छुआछूत की समान समाप्ति एवं उपाधियों का अंत किया गया है। इसका अथवा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका का संविधान 4 फरवरी 1997, 4 फरवरी 1997 को लागू हुआ है, जिसे नेल्सन मंडेला के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इसके आगे हम चलते हैं। 7वां प्रश्न, सरकार के 3 अंगों के नाम लिखिए। तो सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सरकार या शासन एक ही है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका, ये तीनों सरकार के अंग हैं। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन दिया था। अब प्रश्न आता है अगला, कार्यपालिका का अर्थ लिखिए। तो कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों को लागू करने एवं प्रशासन चलाने का काम करता है। कार्यपालिका सरकार के नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न क्रमांक 8वां, शोषण के विरुद्ध अधिकार के 2 प्रावधान लिखिए। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 23, जिसमें अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम की मनाही होगी, और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार जैसे खान एवं विस्फोटक सामग्री के निर्माण में नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात व्यक्ति के किसी भी प्रकार के शोषण को मान्यता नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान द्वारा निर्धारित नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने एवं देश की उन्नति एवं विकास के लिए अवश्य रूप से निभानी चाहिए। भारतीय संविधान में नैतिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, जिसे संविधान में नया अनुच्छेद 51 का भाग 4 का एवं 11 नए कर्तव्य जोड़े गए हैं। यह मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ के संविधान से लिए थे। प्रश्न क्रमांक 9वां, नौकरशाही की स्थायी कार्यपालिका क्यों कहते हैं, लिखिए। तो जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, मैंने आपको बताया था कि मेज द्वारा शासन को ही ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी को ही स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहते हैं कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो एक बार संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके पूरे जीवन भर के लिए लोक सेवक बन जाते हैं और उन्हें कोई अकारण ही पद से नहीं हटा सकता। वह पूर्ण जीवन अपनी पद पर रहते हैं और राजनेताओं की सहायता करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नौकरशाही एक स्थायी कार्यपालिका है। राजनेता तो 5 वर्ष के चुनाव के बाद हट जाते हैं, परंतु नौकरशाही स्थायी बनी रहती है एवं प्रशासन को चलाने में सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, अथवा नौकरशाही की 2 विशेषताएं बताइए। नौकरशाही की एक सबसे बड़ी विशेषता है कानूनों एवं नियमों में अटूट विश्वास। जो नौकरशाही होती है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानूनों और नियमों पर पूरा विश्वास रखती है और प्रत्येक कार्य को कानून के अनुसार ही विधिवत रूप से करती है। दूसरा प्रमुख है पद सोपान। पद सोपान एक ऐसी व्यवस्था कहलाती है जिसमें प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को अपनी एक निर्धारित सत्ता सौंपी जाती है। वह उससे कम या ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। जो शक्ति उसके पास है वह केवल उतने ही शक्तियों का प्रयोग करेगा, अन्यथा अपने
उच्च अधिकारी के पास कार्य को भेज देगा। अगली विशेषता इनकी है विषय विशेषज्ञता। चूंकि लोक सेवक एक बार पद धारण करने के बाद आजीवन अपने कार्य से जुड़े रहते हैं, तो उन्हें अपने विषय का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अनुभव के आधार पर वे अपने विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 11वां कहता है राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों एवं नीतियों के व्यवस्थित रूप को दर्शाते हैं जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार एवं संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र एवं पंथनिरपेक्षता जैसी धारणाओं का अर्थ स्पष्ट करते, कानून का शासन एवं अधिकारों और शक्तियों का विभाजन, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करते हैं। अथवा राजनीतिक सिद्धांत की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो परिभाषा है वह जॉन रॉल्स ने दी है कि राजनीतिक सिद्धांत समाज की संरचना और उस पर शासन करने वाले न्याय के सिद्धांतों का अध्ययन है। समाज की संरचना है और साथ में उस पर जो शासन करने वाले हैं उनके जो सिद्धांत है न्याय के, उनका अध्ययन है। अगला प्रश्न 12वां 4 आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। तो आदर्शवादी विचारक वो कहलाते हैं जो नैतिकता से संबंधित विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं और आत्मा और परमात्मा के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है सुकरात, फिर सुकरात का शिष्य प्लेटो, फिर इमैनुअल कांट और चौथा हम कह सकते हैं हीगल। अगला प्रश्न हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रश्न आना चाहिए पेपर में और आया भी है। तो इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसका जवाब है राजनीतिक सिद्धांत हमारे ज्ञान का सरलीकरण करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। यह शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करते हैं। यह राजनीति की वास्तविकताओं को समझने में मददगार होते हैं। यह शांति की स्थापना करते हैं और विकास में सहयोग करते हैं। यह लोगों को लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दक्षताएं और तकनीकें सिखाते हैं। अतः इन सभी कारणों से राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13वां समानता की परिभाषा दीजिए। समानता की परिभाषा प्रोफेसर लास्की ने दी है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का एक प्रयत्न है। अथवा समानता का अर्थ लिखिए। तो समानता का अर्थ उन परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने एवं अपनी उन्नति करने के लिए समान रूप से अवसर प्राप्त हों तथा कोई भी वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं एवं सुविधाओं से वंचित न हो सके। इसे ही हम समानता कहेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 आर्थिक समानता क्या है लिखिए। तो लोगों को विकास के समान आर्थिक अवसर प्राप्त हो सके तथा उनके साथ समान आर्थिक व्यवहार किया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी गरीबी या आर्थिक स्थिति के कारण कोई भेदभाव ना हो सके, तो इसे ही आर्थिक समानता कहा जाएगा। अथवा सामाजिक समानता क्यों जरूरी है। तो समाज में सभी लोगों को समान रूप से दर्जा एवं सम्मान मिले, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और सभी व्यक्तियों के साथ केवल मानव होने के नाते सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। इन सब के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक या जरूरी है, जिससे व्यक्ति का विकास हो सके और एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। प्रश्न क्रमांक 16
कैबिनेट मिशन योजना की 3 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना क्या है? सन 1946 में भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए सर पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा गया, जिसे हमने कैबिनेट मिशन कहा है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली कि संपूर्ण भारत को एक संघ बनाने का विचार दिया गया। कैबिनेट मिशन ने माना कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही हैं, अतः पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया और विभाजन करने से मना कर दिया और संपूर्ण भारत को एक संघ बनाने की अनुशंसा की। नंबर 2, कैबिनेट मिशन प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता देना चाहता था, जिससे एक सशक्त संघ का निर्माण हो सके और जो सरकार की अवशिष्ट शक्तियां हों वह प्रांतों को प्राप्त हों। नंबर 3, कैबिनेट मिशन योजना एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण करना चाहती थी जिसमें सभी राज्यों, देशी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए, अर्थात एक ऐसा संविधान तैयार किया जा सके या एक ऐसी संविधान सभा तैयार की जा सके जिसमें सभी समुदायों, वर्गों एवं क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। चौथी विशेषता है कि कैबिनेट मिशन सरकार का एवं सत्ता का शांतिपूर्ण रूप से हस्तांतरण करना चाहती थी, जिससे कोई खून खराबा या संघर्ष न हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन्हीं 3 स्रोतों का समझाइए। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है ब्रिटिश या ब्रिटेन संविधान, ब्रिटेन का संविधान, जिसमें से हमने ली है संसदीय शासन प्रणाली, इकहरी नागरिकता, सर्वाधिक वोट पाने पर विजेता अर्थात अग्रता ही विजेता और कानून का शासन, लोकसभा स्पीकर का पद आदि। दूसरा हमने लिया है यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से। तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन आदि। अगला हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है आपातकाल का प्रावधान एवं मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से लिए हैं और आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को लिया है। अन्य और भी स्रोत हैं जिनकी वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा। प्रश्न क्रमांक 17वां, भारतीय संविधान की ऐसी 3 विशेषताएं लिखिए जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। तो हमने संविधान एवं संघवाद वाले चैप्टर में से पढ़ा था कि संघवाद में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, परंतु कभी कभार संघ को स्थायित्व या मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिससे संघ में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो और राज्य थोड़ी सी कमजोर रहें। तो भारतीय संविधान में एक ऐसी चर्चा होती है राज्यपाल के पद को लेकर कि जो राज्यपाल होता है वह राज्य सरकार का प्रमुख होता है। राज्य सरकार का प्रमुख रूप से कार्यकारी प्रमुख भी कह सकते हैं उसे हम, संवैधानिक प्रमुख, राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है, परंतु वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। एक राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और उसके पद को लेकर विवाद हो जाता है। कभी कभार दोनों केंद्र और राज्य में एक ही पक्ष की सरकार न होने पर इस पद के कारण संवैधानिक रूप से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, आपातकालीन प्रावधान। जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो राज्य सरकार की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती है और
संघात्मक व्यवस्था एकात्मक रूप ले लेती है, जिससे राज्य सरकार की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और केंद्र सरकार अपने अनुसार पूरे देश का शासन चला सकती है। नंबर 3, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अर्थात जो अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वे राज्यों में काम करते हैं एवं उनकी सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है। अतः राज्य राज्यों को लगता है कि केंद्र सरकार उनके कार्यों में दखल अंदाजी कर रही है। नंबर 4, राज्यों की केंद्र पर वित्तीय रूप से निर्भरता। तो जो योजना आयोग एवं नीति आयोग अपने योजनाएं तैयार करता है, तो उसमें राज्यों को ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार के विचारों के हिसाब से ही बजट बनता है और वह राज्यों को दिया जाता है। इसमें राज्य अपने मन से कार्य नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संघवाद की 4 विशेषताएं बताइए। तो संघवाद की विशेषताएं मैंने आपको पहले भी बताई थी। सबसे पहला है संघवाद में लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। जिस देश में संघवाद की व्यवस्था अपनाई जाएगी, वहाँ पे राज्यों एवं केंद्र के बीच में विवाद की संभावना बढ़ेगी। अतः हमें प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए लिखित रूप से एक संविधान की आवश्यकता होगी और वह संविधान भी सर्वोच्च होना चाहिए। वह सरकार के किसी भी अंग या सरकार की किसी भी संस्था के ऊपर होना चाहिए। अतः संविधान की सर्वोच्चता अति आवश्यक है। नंबर 2, दोहरी शासन व्यवस्था। जहाँ भी संघवाद की व्यवस्था अपनाई जाएगी, वहाँ पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। एक संपूर्ण देश की होगी, केंद्रीय सेंटर की शासन व्यवस्था, और दूसरी व्यवस्था होती है राज्य स्तर की या प्रांत स्तर की व्यवस्था, जिसे हम कहेंगे राज्य सरकार। इस प्रकार देश दोनों व्यवस्थाओं को साथ लेकर चलेगा। एक जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा और एक राज्यों की भावनाओं का। नंबर 3, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ऐसे राज्यों में जिस देश में संघवाद को अपनाया जाएगा, वहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी, जिससे सरकार के कोई भी अंग उसे डिस्टर्ब ना कर सके एवं समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण रूप से किया जा सके। जहाँ भी नंबर 4, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। तो जहाँ भी संघवाद को अपनाया जाएगा, वहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होगा एवं शक्तियाँ पूर्ण रूप से राज्यों एवं केंद्रों में बांट दी जाएंगी, जिससे शक्तियों का अतिक्रमण ना हो सके। अगली व्यवस्था हो सकती है दोहरी नागरिकता। तो किसी किसी देश में राज्यों एवं केंद्र सरकार की अलग अलग नागरिकता होती है, परंतु भारत ने संघात्मक व्यवस्था के साथ एक ही नागरिकता को ही अपनाया है। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न है अधिकार 18वां। अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न मैंने पहले भी कहा था कि पेपर में आने की संभावना है और आया भी है कि अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमा लगाते हैं। तो अधिकारों की यह सबसे अच्छी विशेषता ही है कि वे निरंकुश या असीमित नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक अधिकार पर कोई ना कोई प्रतिबंध या सीमा होना आवश्यक है। प्रतिबंध के बिना अधिकार संभव ही नहीं है। अधिकार राज्य के कार्य क्षेत्र को सुनिश्चित करते हैं, जिससे राज्य कोई अमानवीय कार्य न कर पाए, राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव भी न कर पाए। अर्थात अधिकार राज्य को केवल कुछ जिम्मेदारियां ही नहीं सौंपते, बल्कि यह सुनिश्चित भी करते हैं कि राज्य कोई कार्य ऐसा न करे जिससे किसी व्यक्ति या समाज का अहित होता हो। राज्य कानून व्यवस्था द्वारा किसी के अधिकारों को समाज के हित में सीमित कर सकते हैं। अतः एक व्यक्ति का अधिकार ही दूसरे के लिए कर्तव्य बन जाता है और अधिकार राज्यों को ऐसे कार्य करने से रोकते हैं जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, चाहे वह कैसा भी कार्य हो। अतः
हम कह सकते हैं कि अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। अथवा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक या संवैधानिक बोल सकते हैं इसे कानूनी निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। मानव अधिकार आयोग पूरे देश में मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों को देखता है, उनका विश्लेषण करता है एवं उनके निपटान का कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य या शक्तियां निम्न हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के पास आता है तो NHRC उसकी जांच कर सकता है या जांच करने का अधिकार दे सकता है। नंबर 2, NHRC जेलों का या सरकार की किसी भी संस्था का दौरा कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है एवं उससे संबंधित सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है। नंबर 3, NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। NHRC प्रकाशनों, मीडिया सेमिनारों एवं अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार से जुड़ी जानकारी का प्रचार प्रसार एवं लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकता है। NHRC स्वतः संज्ञान लेकर भी मानव अधिकारों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारे सामने है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख विधियां लिखिए। तो मैंने बताया था कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, जन्म से नागरिकता। तो 26 जनवरी 1950 या संविधान लागू होने के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा वह भारत का नागरिक होगा। नंबर 2, रक्त संबंध या वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तो भारत के राज्य क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र से बाहर जन्म लेने वाला कोई भी शिशु जिसके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हों तो वह शिशु भी भारत का नागरिक होगा। नंबर 3, आवेदन या पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला विदेशी व्यक्ति या PIO भारतीय मूल का विदेशी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यदि लगातार 7 वर्षों तक भारत में निवास करे और वह भारत के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध कर दे तो वह भारत का नागरिक बनने का आवेदन दे सकता है। नंबर 4, देशीकरण द्वारा नागरिकता। यदि कोई विदेशी नागरिक लगातार 12 वर्षों तक भारत में निवास करे और कोई एक भारतीय भाषा सीख ले और भारत की संस्कृति को आत्मसात कर ले और भारत के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करे तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। नंबर 5, विलय या अधिग्रहण द्वारा नागरिकता। तो यदि किसी विदेशी क्षेत्र का विलय भारत में हो जाता है या भारत किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में अधिकृत या कब्जा कर लेता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। अथवा इसी का दूसरा प्रश्न है, नागरिकता समाप्ति के प्रमुख 3 कारण लिखिए। तो भारत की नागरिकता समाप्ति के भी अनेक कारण हो सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में इसकी विशद रूप से व्याख्या की गई है। नंबर 1, कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है। नंबर 2, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
नंबर 4, किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह करने पर उस देश के नागरिकता प्राप्त करने से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक लंबी अवधि तक देश से बाहर रहने, बिना अनुमति के या सेना से छूटकर भाग जाने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। युद्ध के समय किसी शत्रु देश का साथ देने, देशद्रोह के आरोपों में दोषी पाए जाने या सेना से खुफिया जानकारी देने पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 20, भारत की आबादी में महिलाओं की संख्या लगातार लगभग 50% है, लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या 12% है। इस स्थिति के सुधार के लिए कोई 4 उपाय सुझाइए। तो जैसा कि आपने देखा है कि भारत की जनसंख्या लगभग 50% पुरुष है और लगभग 50% महिलाएं हैं, परंतु महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र से उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई हैं जितने कि पुरुष हैं। इसके अनेक कारण हैं, परंतु हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारी बंधन अधिनियम प्रस्तुत किया है और भारतीय महिलाओं को विधायिका में 33% रिजर्वेशन या 1/3 आरक्षण देने का वचन दिया है। अतः महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उपाय निम्न है। नंबर 1, तो हम देखते हैं नंबर 1, संसद या विधायिका में सीटों का आरक्षण। यदि हम सांसदों एवं विधायकों की 1/3 या 50% सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें तो महिलाओं को सीधे चुनाव जीतने में आसानी रहेगी। नंबर 2, राजनीतिक जागरूकता। कुछ महिलाएं राजनीति के प्रति अपनी जागरूकता न होने के कारण चुनाव में मतदान या प्रत्याशी के रूप में हिस्सा ही नहीं लेती। अतः यदि राजनीतिक रूप से महिलाओं को जागरूक किया जाए तो वे राजनीति में आगे बढ़कर आएंगी और देश की समस्याओं के समाधान में अपने विचार दे सकती हैं। नंबर 3, राजनीतिक दलों में सुधार। जैसे कि राजनीतिक दल जब टिकटों का वितरण करते हैं तो यदि वे चाहें तो अपने टिकटों का कुछ प्रतिशत सीधे महिलाओं को दे सकते हैं, जिससे महिलाओं को चुनाव में आगे आने का मौका मिल सकता है। नंबर 4, सामाजिक बदलाव और शिक्षा। समानता महिलाओं को अपने घर के कामकाज देखने वाली एक स्त्री और अबला के रूप में देखा जाता है। यदि महिलाओं को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और समाज या ठान ले कि महिलाओं को कुछ स्थान प्रदान करना है तो महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ सकती हैं। अगला प्रश्न, इसमें का दूसरा, निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को समझाइए। तो सोपान को ही हम कह सकते हैं चरण। सोपान ही चरण कहलाते हैं कि चुनाव शुरू से लेकर अंत तक कैसा होगा। चुनाव की सबसे पहला चरण जो आता है इसको हम कहते हैं अधिसूचना या घोषणा। सबसे पहले राष्ट्रपति, यदि पूरे देश का चुनाव है तो राष्ट्रपति, और यदि किसी राज्य विशेष का चुनाव है तो वहाँ के राज्यपाल की अनुमति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव की अधिसूचना की घोषणा करते हैं, जिससे दिन उसी घोषणा के साथ ही राज्य या देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आगे नामांकन पत्र भरना। तो प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनाव में लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरवाती है और अपना प्रचार करने के लिए कहती है। नामांकन पत्र के साथ ही कुछ जमानत राशि और गवाह भी पेश करने पड़ते हैं। अगला चरण आता है जांच और नाम वापसी। चुनाव आयोग प्रत्याशियों के फॉर्म की जांच करता है और कुछ प्रत्याशी जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। आगे चुनाव प्रचार अभियान, यह मतदान का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है, जिसमें प्रत्याशी विभिन्न प्रकार के लाभ, लालच एवं योजनाओं के द्वारा अपनी देशभक्ति का प्रचार करके चुनाव लड़ने के लिए प्रचार अभियान करता है एवं अंधाधुंध पैसे का इस्तेमाल करता है। अगला मतदान। चुनाव प्रक्रिया में मतदान एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रत्याशी को वोट देती है। फिर इसके बाद मुख्य चरण आता है मतगणना अर्थात गिनती। तो मतगणना में सामान्यतः चुनाव आयोग प्रत्याशियों के मतों की गणना करता है और
परिणाम घोषित करता है। अंत में परिणाम घोषित होने के उपरांत प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यही चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, संसद की 4 शक्तियां लिखिए। प्रश्न 21वां, संसद की अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। नंबर 1 है कानून बनाना। तो संसद भारत के संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने, संशोधित करने या उसे हटाने की शक्ति रखती है। नंबर 2, वित्तीय शक्तियां। तो संसद अपने सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट को पारित करती है और किसी भी प्रकार के कर को लगाने, हटाने एवं संचित निधि से पैसा निकालने का काम करती है। नंबर 3, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो संसद अनेक प्रकार के प्रस्ताव जैसे अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, चर्चाओं के माध्यम से एवं प्रश्न पूछकर कार्यपालिका पर दबाव एवं नियंत्रण बनाने का काम करती है। नंबर 4, संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 368 के अधीन संसद संविधान में समय समय पर संशोधन करती है, जिससे संविधान में नवीन समस्याएं एवं नए उतार चढ़ावों को शामिल किया जा सके। नंबर 5, अन्य कार्य। तो भारत की संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि पदाधिकारियों के निर्वाचन, उन पर महाभियोग एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का काम करती है। इसके अलावा संसद भारत की नई युवा पीढ़ी को राजनीतिक शिक्षा देने का काम भी करती है। इसी का अथवा लोकसभा मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण लगाती है, लिखिए। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला हथियार लोकसभा के पास होता है अविश्वास प्रस्ताव। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा एक सत्र में केवल एक बार ही लाया जा सकता है, जिसमें कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर लिखित रूप से आवश्यक होते हैं। नंबर 2, बहस या चर्चा के द्वारा। तो संसद अनेक प्रकार के प्रस्तावों या चर्चा के माध्यम से सरकार के कार्यों और नीतियों पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल, कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एवं आधे घंटे की चर्चा के द्वारा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित किया जाता है। अगला है कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति के द्वारा। तो लोकसभा सरकार द्वारा लाए गए कानूनों की स्वीकृति देकर उसका समर्थन करती है एवं यदि अस्वीकृत कानून को अस्वीकृत कर दे तो सरकार की शक्ति कमजोर हो जाती है। वित्तीय नियंत्रण द्वारा। तो लोकसभा संसद का बजट पर मतदान करती है, सरकारी खजाने से पैसे निकालने और लोक लेखा समिति द्वारा धन की जांच करवाने का काम करती है। कटौती प्रस्ताव आदि लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, अतः लोकसभा संसद पर या मंत्रिपरिषद पर विभिन्न प्रकार से नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न नंबर 22वां, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, लिखिए। प्रतिबंध किसी संस्था, व्यक्ति या देश पर लगाई गई कानूनी या औपचारिक रोक है जो उसकी स्वतंत्रता एवं गतिविधियों को सीमित करती है। प्रतिबंध लगाने का किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने या किसी विशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए लगाया जाता है। प्रतिबंध का स्रोत सरकार, कानून, समाज, जाति या असमानता होती है। अब प्रश्न आता है कि प्रतिबंध क्यों आवश्यक है। तो प्रतिबंध ही व्यक्ति एवं समाज को स्वतंत्रता के समुचित उपयोग करने की आवश्यक स्थितियां उपलब्ध करवाते हैं। नंबर 2, नागरिकों को राज्य एवं सरकार की स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए प्रतिबंध होना आवश्यक है। नंबर 3, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए प्रतिबंध आवश्यक है। नंबर 4, प्रतिबंधों के अभाव में स्वतंत्रता केवल कुछ गिने चुने शक्तिशाली व्यक्तियों तक ही सीमित रह जाएगी और गरीब एवं शोषित व्यक्तियों का लगातार शोषण होता रहेगा। अतः समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध अति आवश्यक है।
अथवा स्वतंत्रता की सकारात्मक एवं नकारात्मक अवधारणा का अर्थ बताइए या अंतर बताइए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित एवं युक्ति संगत प्रतिबंध होना। इसमें कानून एवं स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी होते हैं। व्यक्ति एवं समाज के हित में कोई विरोध न होकर वे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इसमें राज्य की कल्याणकारी भूमिका को भी स्वीकार किया जाता है और राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं। इसके समर्थक T.H. ग्रीन, लॉस्की, गांधी, रूसो एवं मार्क्स हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति पर बंधनों का पूर्ण रूप से अभाव होना, अर्थात वह व्यक्ति जो होना चाहता है, जो करना चाहता है या बनना चाहता है तो वह हो सके, बन सके या कर सके। इसमें स्वतंत्रता एवं कानून परस्पर विरोधी होते हैं। इसमें व्यक्ति के हित समाज के हित से पूर्णतः अलग हो जाते हैं। इसमें राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है। इसमें राज्य केवल कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा तक ही सीमित रह जाता है। इसके समर्थक हार्वर्ड, स्पेंसर एवं मिल हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की नकारात्मक एवं सकारात्मक धारणाओं में निम्न संबंध है। नकारात्मक स्वतंत्रता को लिबर्टी कहते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता को हमने फ्रीडम कहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 23 और अंतिम प्रश्न, सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में संविधान की क्या भूमिका है, 4 बिंदुओं में समझाइए। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय से आशा एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो, समाज समावेशी हो तथा संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। इसका लक्ष्य एक वर्ग ही विहीन समतावादी समाज की स्थापना करना है। अतः किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके। अब बात करते हैं संविधान की भूमिका पर। तो सर्वप्रथम भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका ही कहती है कि हम भारत के लोग भारत के नागरिकों को एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने हेतु। देखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आते ही वह एक प्रकार से सामाजिक न्याय की बात हो गई है। इसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पष्टता को समाप्त करने की बात कही गई है, जो पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय के विचार से जुड़ी हुई है और किसी भी प्रकार के भेदभाव की चर्चा समाप्त की गई है। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है कि सरकार ऐसी योजना एवं कार्य करेगी जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, अर्थात आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी सामाजिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 का मौलिक कर्तव्य, इनमें भी कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अतः संविधान में अनेक स्थानों पर सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा की गई है। इसी के साथ ही संविधान में विभिन्न जातियों एवं वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो एक प्रकार से सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। अथवा इसका अंतिम प्रश्न है 23वें का, अथवा सामाजिक न्याय की आवश्यकता या महत्व को 4 बिंदुओं में लिखिए। तो हमें इसमें सामाजिक न्याय के महत्व को लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सामाजिक न्याय की परिभाषा, कि सामाजिक न्याय से आशय ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो, समाज समावेशी हो तथा संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। इसका लक्ष्य एक वर्ग विहीन समतावादी समाज की स्थापना करना है। इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो तथा किसी के भी साथ भेदभाव न किया जाए। इसका महत्व निम्नलिखित है।
नंबर 1, समतावादी समाज का निर्माण। तो सामाजिक न्याय के द्वारा हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखा जाए और मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते गरिमा का भागीदार बने। उसके साथ किसी भी प्रकार की जाति, धर्म आदि की बात न की जाए। वह केवल मानव है, अतः गरिमा पाने का अधिकारी हो। नंबर 2, लोकतंत्र का आधार। तो सामाजिक न्याय के द्वारा सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिलेगा, जिससे व्यक्ति अपने पूर्ण रूप से विकास कर पाएगा और जीवन में आगे बढ़ेगा, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी होगी। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय लोकतंत्र को आधार प्रदान करता है। नंबर 3, कल्याणकारी राज्य के अनुकूल। तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत ही कल्याणकारी राज्य के अनुकूल है, जिससे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े और सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों। अतः सरकार द्वारा ऐसे प्रावधान या योजनाओं का निर्माण किया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके। नंबर 4, विषमताओं का अंत या भेदभाव की समाप्ति। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज में सभी प्रकार के भेदभावों, जाति, धर्म, मूल, वंश एवं लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों की समाप्ति कर दी जाती है, जिससे समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषमताओं की समाप्ति हो जाती है और एक समता मूलक समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार सामाजिक न्याय का आवश्यकता या महत्व है। इसी प्रकार हमारा ये पेपर समाप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर इस प्रकार हल कर दिया गया है और आप सभी अपने नंबरों की जांच कर लें और देखें कि पेपर में क्या कमी रह गई है और आपने कैसा लिखा है, और चेक करके बताएं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं अपने नंबरों पर। फिर जब आपको आपकी कॉपी प्राप्त होगी और स्कोर प्राप्त होगा तो उससे मिलान करके देखें कि आपका अंदाज़ा कितना सही था। और यदि आप किसी विशेष प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका उत्तर लेकर के आपको समझाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं कोई एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय राम जी की। द लर्नर अलायंस।